अभी हमारे साथ है विराज सर। हम लोग अभी आए थे विराज सर के साथ कटना काली मंदिर। मैं शक्ति को मानता हूँ तो इसी शक्ति के पास माथा टेकने आया था। जो मुझे थोड़ा शक्ति मिले, क्योंकि सबसे युवा कैंडिडेट और सबसे कम उम्र का कैंडिडेट गोटा पश्चिम बंगाल में मैं ही हूँ। तो माँ का शक्ति एक बार मिल जाए तो उसी की अपेक्षा में मैं आया था। करंदगी में कुछ कुछ गांव जो बांग्लादेश से लगा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो कुछ कुछ गांव ऐसा है कि जहां पर पानी पड़ने से वो गांव वाला वहीं पर, मतलब कोई भी गाड़ी अटक जाएगा। सड़क बनाया हुआ है, बट सड़क में खाली बोर्ड में सड़क है। जो बड़ा बड़ा साइन बोर्ड्स रहता है, साइन बोर्ड में सड़क है, 20-30 लाख रुपया का सड़क पास हुआ है, बट वो सड़क नहीं दिखता। तो यहाँ के जो विधायक हैं वो किस तरह से काम किए हैं करंदगी विधानसभा के लिए? सबसे यंग हो तुम तो सर नहीं बनना है, विराज बनना है बस। सर नहीं ना? सर से पसंद है बहुत, तो बहुत नफरत करता हूँ मैं। नहीं आप तो क्या बोलेंगे? सर मैं खाली दो व्यक्ति को बोलता हूँ, मेरा जो गुरुजी है हाँ। देवजीत चटर्जी, उनको। हाँ। और नहीं तो कोई आर्मी मैन को, जो देश के लिए सर्वोच्च दे रहा है। जज को तो माय लॉर्ड बोलता ही है, क्या बोले। क्या इस बार बंगाल चुनाव में बदलाव होंगे? क्या एक नया चेहरा पुराने सियासत को मतलब पीछे छोड़ सकते हैं? आज हमारे साथ हैं विराज सर, इनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका क्या सोच है। अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या करंदगी विधानसभा के लिए क्या बदलाव करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या सोचते हैं। ये खुद एक एडवोकेट है। क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है बंगाल में। अगर कोई अपना रिपोर्ट लिखवाने जाता है पुलिस स्टेशन में तो उनको सबसे पहले जो है या तो डराया धमकाया जाता है या तो फिर उस तरह से व्यवहार किया जाता है जो आदमी खुद अपना दुख लेके जाता है, फिर वहाँ से उनको फिर दुख ही मिलता है। तो इनसे आज बातचीत करेंगे और हर उस समस्या को समझेंगे। और ये हमसे बड़े भी है और एक राजनीति पद पे भी है, तो कुछ अगर हमसे भी भूल हो जाए तो सर आप माफ़ कीजिएगा। और आप लोग भी अगर कुछ मेरे मुंह से अगर निकल जाए तो उसको भी थोड़ा सही लीजिएगा, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और विराज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है हमारे चैनल में। आप कीमती समय हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरे बारे में ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। मैं एक साधारण सा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हूँ जी। तो जीवन तो उसी से बीता, और फिर विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श को लेके युवाओं के अंदर विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है ऐसे। तो उसी छात्र संगठन का नेतृत्व करने का मुझे राष्ट्रीय मंत्री, जिसको बोला था नेशनल सेक्रेटरी, उसको उस नेतृत्व का करने का मुझे मौका मिला था। और जो मेरा व्यक्तित्व है या मेरा विचार है, अपने बहुत सारा मतलब इसको फोर्ज करने के पीछे, तैयार करने के पीछे या बहुत स्ट्रांगली रेडी करने के पीछे संघ का और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। तो उसके बाद अभी तो कलकत्ता हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अब समाज का काम कर रहा हूँ कलम के माध्यम से। तो यही है छोटा सा एक इंटरव्यू, छोटा सा एक मेरा बायोट इंट्रोडक्शन। अभी आपका कहाँ पे जाना होगा यहाँ से? अभी मैं करंदगी 2 में जाने का ऐसा व्यवस्था है। वहाँ पर जो भी संगठनात्मक हमारा व्यवस्था रहता है, उस व्यवस्था से अभी वहाँ जाना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप पूरा इलाका घूम चुके हैं अभी? हाँ, पूरा मोटा मोटी 70% कवर अप है, अभी हो रहा है। अभी तो खाली संपर्क चल रहा है, कैंपेन में उतरेंगे अभी तक। अभी तो मैदान में हम लोग ठीक से उतरे नहीं। कैसा देखते हैं माहौल को, जो मतलब सड़क व्यवस्था है उसको? सड़क व्यवस्था तो मतलब 3 दशक में 3 चीज़ दिया गया है: धुआं, धूल और धोखा। अच्छा, धुआं, धूल और धोखा। जहाँ ही जा रहा हूँ वहाँ यही तीनों को ही दिख रहा है। अच्छा। धूल तो हर जगह है, धुआं से बढ़ गया है, और धोखा रास्ता में जो भी आश्वासन दिया गया था, कोई भी जो भी सरकार आया था, सब यही आश्वासन दिया जो बना देंगे बना देंगे बना देंगे, बस धोखा ही दिया है। अभी तक काम नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। सड़क बनाया हुआ है, बट सड़क में खाली बोर्ड में सड़क है। जो बड़ा बड़ा साइन बोर्ड्स रहता है, उस साइन बोर्ड में सड़क है, 20-30 लाख रुपया का सड़क पास हुआ है, बट वो सड़क नहीं दिखता है। मतलब फंड जो है पास हो चुका है लेकिन काम नहीं हुआ है अभी तक? फंड पास होकर पेट में भी चल गया है। अच्छा। तो ये काम किया कौन है? ये काम जो भी रहे, पूर्व में विधायक जो भी रहे हैं। तो सर आप खुद एक एडवोकेट हैं, खुद एक क्रिमिनल लॉयर भी हैं, तो आप अपने बंगाल में जो ये कानून व्यवस्था है
उस तरीके से मतलब उसको थोड़ा खुल के साझा कीजिए, हमारे दर्शकों को खुल के बताइए कि किस तरह से वो कानून व्यवस्था अभी दिन ब दिन भ्रष्टाचार के साथ मिलती जा रही है और धीरे धीरे लोग उससे परेशान होते जा रहे हैं। लोग पुलिस के पास जाते हैं, कानून के पास जाते हैं ताकि अपना समस्या उसको सुलझा सके और बाद में उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पुलिस के पास जाते हैं तो लोगों के साथ सबसे पहले दिक्कतें होती है। तो उसको बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को, जो आपके चाहने वाले हैं उनको भी। अच्छा, तो आप इससे पहले तो एक नॉर्मल व्यक्ति थे ना, अभी तो आप राजनीति में आ चुके हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति अभी भी हूँ। अभी भी है, हाँ वो तो है, लेकिन अभी राजनीति में आ चुके हैं ना। तो अभी राजनीति आपको क्यों लगता है राजनीतिक व्यक्ति असाधारण होता है? असाधारण होता है, अभी आपका अलग मतलब अलग रिकॉर्ड में नाम भी है, सर्च करने से भी अभी आपका अलग नाम पहचान बन जाता है अभी। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। देखिए, पॉलिटिशियंस को विशेष करके हमारा जैसा युवक जो स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, हाँ हमें लगता है जो पॉलिटिक्स पावर अवश्य पावर तो है, क्योंकि जनसंयोग का बात रहता है, बहुत बड़े आप समाज का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लीडरशिप दे रहे हैं। बट डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए क्या, जो लीडर्स को ये समझना चाहिए जो हम लोग लीडरशिप लेते हैं सर्विस देने के लिए, ना है कि खुद को अपना पावर बना के मिस यूटिलाइज करना उस पावर को। एक युवक होने के नाते मुझे यही लगता है। जो आप पहले थे तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ के जो विधायक हैं वो किस तरह से काम किए हैं करंदी विधानसभा के लिए? मैं बोला ना, 3 दशक में, इनको ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, 3 दशक में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ABCD जो भी आया है, करंदी की विधानसभा का जनता को, एवं जो हमारे उत्तर पूरा पश्चिम बंगाल का ही मैं बात करूँगा, जो 3 चीज़ जरूर दिया है, धुआं, धूल और धोखा। धोखा तो हर जगह ही मिल रहा है, युवाओं को विशेष करके, नौकरी के मामले में हो या कोई भी एजुकेशन के सेक्टर में कोई भी विषय हो, धोखा ही तो मिला। जब आप पावर में आ जाएंगे तो इसको सुधार देंगे? देखिए, मुद्दा हाँ मेरे को सुधारने के लिए आया हूँ। मेरा फोकस किसी के विशेष कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं है। मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जब तक मुझे ना टारगेट है। पर्सनल अटैक में किसी के साथ नहीं करना है। हाँ। मैं विशेष एक उद्देश्य लेके निकला हूँ, जो 4 है विशेष करके, जो मेरा विधानसभा में मुझे लगा जो इसको लेके इमीडिएट काम करना ज़रूरी है। वो है सबसे पहले आपका एडुकेशन, शिक्षा का व्यवस्था, जो एकदम आप 12 के बाद 10 के बाद जो स्कूल कॉलेज अभी भी अवेलेबल है, वो स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य है। या मैं ज़्यादातर विधानसभा जहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर कॉलेज ड्रॉप आउट या स्कूल ड्रॉप आउट, नॉट कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए, स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ को हम लोग जब तक करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक समाज के अंदर अच्छा लीडरशिप्स तो छोड़िए, अच्छा व्यक्ति भी नहीं आएगा, शिक्षित व्यक्ति भी नहीं आएगा जो अपने अधिकार के संबंध में अच्छा ज्ञान रहे। सेकेंड, मेरा जो विशेष रूप से ध्यान देना है मुझे, वो है आपका रोड कनेक्टिविटी। हाँ। जो रास्ता का जो कंडीशन है, देखिए आज कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी लगे, उसके लिए रोड कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े मशीनरीज आएंगे या बड़े कुछ भी कोई भी व्यवस्था रहेंगे, तो उस व्यवस्था में आपको रोड्स चाहिए होगा। बिकॉज विदाउट रोड्स आपके अंदर घर में कैसे प्रवेश करेंगे, बोलता नहीं है, घर का द्वार खुला नहीं रहेगा तो लक्ष्मी कैसे आएगी। हाँ। तो वो व्यवस्था हमको ठीक करना है। सेकेंडली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज तो हेल्थ के मामले में तो हम लोग मतलब क्या और बताएं, मतलब दुख ये लगता है कि मैं जिस जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ज़्यादातर गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट में दिखाए अपना डॉक्टर्स या वो। आज एक छोटा से छोटा गैस का टैबलेट भी तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। ममता बनर्जी तो कार्ड बना के, ATM कार्ड बना के रख दिया है, वो जो स्वास्थ्य साथी कार्ड। आई डोंट नो व्हाट यूज डज दैट हैव, बट क्या मुझे लगता है कि जो साधारण व्यक्ति का जो प्रॉब्लम्स है, हाँ। विशेष करके ये तीनों को लेके, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विषय बहुत ज़्यादा डेप्थ में चल चुका है। करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। और सेकेंड तो लॉ एंड ऑर्डर। माय गुडनेस, अभी लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, बंगाल का पुलिस मतलब अभी सेकेंड कटर बन चुका है तृणमूल का। आज मतलब कोई भी देखिए, थाने में कौन जाता है? एक व्यक्ति जिसका ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो, राइट? हाँ। कोई खुशी लेके या शादी का त्यौहार लेके पुलिस के पास नहीं जाता है, उसको दुख होता है। तो एक व्यक्ति जब दुख में रहता है, उस दुख में जब आप ज़्यादा दुख डाल देते हो, तो पुलिस वही काम कर रहा है, ज़्यादा दुख डालने का काम कर रहा है। और साथ में कोई भी विषय, छोटा से छोटा केस भी हो, तो पुलिस आज क्या कर रहा है, पुलिस भाई आपका केस रजिस्टर करने से पहले छोटा से छोटा तृणमूल का छोटा मोटा नेता को बोलता है भाई ये रजिस्टर करे कि ना करे। मतलब ये नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में इस तरीके का हिपोक्रेसी होना, मुझे लगता है ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको सुधारने का विषय युवाओं के हाथ में ही है, और युवा को ही दायित्व लेना जरूरी है। तो सर, आप करंदी की विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है, मतलब क्या समस्या देखे हैं अभी तक आप? सबसे बड़ी समस्या जो है। मैं सबसे बड़ी समस्या एक नहीं है, वो अब बहुत सारा है, तो उसमें 4 को विशेष रूप से
जो मैं आपको बताया हूँ वो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य है। मतलब जो रोड का जो कंडीशंस है, मैं आपको देखिए ना, पहले भी सामने खराब बताया, है पूरा। वो सब देख ही रहे हैं। ये हाँ। तो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र का अवस्था है। यहाँ तो फिर भी रास्ता में थोड़ा बहुत पीच है। हाँ। करंदगी में कुछ कुछ गांव जो बांग्लादेश से लगा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, हाँ। तो कुछ कुछ गांव ऐसा है कि जहाँ पर पानी पड़ने से वो गांव वाला वहीं पर, मतलब कोई भी गाड़ी अटक जाएगा अच्छा। कुछ, मतलब इस तरीके से, मतलब कोई कोई से मैं बातचीत चल रहा है ज़्यादातर गांव वालों से, तो वो यही बोलना है कि जो मैं 30 साल में हम लोग रोड कभी देखे नहीं है। अच्छा। ना एमएलए को देखे हैं ना रोड देखे हैं। एमएलए को भी नहीं देखे? एमएलए को भी नहीं देखा है। तो सुन के मुझे बहुत शौक लगा। मतलब मैं ही एकमात्र पहला व्यक्ति हूँ कि जो मैं पूरा घर तक जा पा रहा हूँ ये व्यक्तियों का, और प्रॉब्लम सुन पा रहा हूँ। जो मेरा जो जो प्रतिनिधि, जो जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ, उस समाज का क्या प्रॉब्लम्स है। और सेकंड जो है आपका, मैं बताया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटा सा गैस के टैबलेट के लिए भी आपको रायगंज रेफर कर दिया जाता है। थर्ड है आपका एडुकेशन। एक युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद हाँ। या 12 के बाद वो कहाँ पढ़ेगा। सपोज आपका आर्थिक अवस्था अच्छा नहीं है, हाँ। तो ये पूरा नॉर्थ बंगाल में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में सोचिए कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए। आज तो मेरिट्स मार्क, आज कॉलेज का ऐसा कंडीशन कर दिया है जो आपका 90% 99% नंबर आपको सीट नहीं दिलवा पाएगा कॉलेज में, बट हाँ 90,000 रुपये आपको सीट दिलवा पाएगा। अच्छा। तो आज शिक्षा का जो हाल है वो कोल्ड स्टोरेज में चल चुका है। मतलब घूस लेना जरूरी है। घूस, करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है। मैं बताया ना, हाँ। करप्शन रहेगा, बट करप्शन बंगाल में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। आप छोटा से छोटा काम करने के लिए भी आपको घूस देना पड़ता है। तो ये है सिचुएशन। और लॉ एंड ऑर्डर का तो आपको बता ही दिया हूँ मैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो एक रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, जहाँ 30,000 से भी ज़्यादा केस रजिस्टर्ड होता है सिर्फ महिलाओं के, मतलब जो भी वायलेंस अगेंस्ट में, तो जो दुष्कर्म होते हैं। दुष्कर्म होते हैं। ये हम तो आरजी कर रही, तो मतलब आरजी कर देख लिए, मतलब कोचबिहार टू शीतलकुची, आप कोचबिहार टू आप बंगाल का आखिरी कोना काकद्वीप, वहाँ तक महिलाओं सुरक्षित नहीं है। और मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला होने के बाद भी जिस तरीके से वो, उनका जो स्टेटमेंट आता है या जिस तरीके से विषय वो रखते हैं, ये और भी जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है इससे। और साथ में पुलिस प्रशासन तो है ही है। पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन में रखने का। अब तो देखते हैं पुलिस ही ज़्यादातर समय में लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करने में पुलिस का ही बहुत ज़्यादा हाथ होता है, और अट्रॉसिटीज़ में तो एक्सपर्ट पुलिस ही है। तो एक एडीआर का रिपोर्ट आया था, उसमें देखा गया था कि जो एक रेपिस्ट है या क्रिमिनल है उसको भी टिकट दिया गया है टीएमसी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। हाँ वो तो है। तो क्या देना चाहिए था उनको? देखिए वो तृणमूल कांग्रेस का अपना निजी आइडियोलॉजी तो है नहीं, सॉरी नॉट आइडियोलॉजी, सॉरी टू करेक्ट, सॉरी टू ये मैं स्लिप ऑफ टंग। ये क्या है, तृणमूल कांग्रेस का ये अपना निजी विषय है। वो जो जैसा है वो वैसा ही व्यक्ति को देगा। तो उस तृणमूल पार्टी में तो इससे बड़ा पड़ा है, तो जो उससे सबसे बेहतर में है इस सब एलिगेशन में, तो उसको देना तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। अच्छा, आपके साथ लोगों का प्यार कितना ज़्यादा है? अब तो मैं बहुत लकी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ जो पार्टी ने मुझे इस लीडरशिप के लिए, ये जो करंदगी विधानसभा के लिए चयन किया है। और मैं अपने आप को भी लकी मानता हूँ जो मेरा परिवार और ज़्यादा बड़ा हो गया है। जो करंदगी के जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जो भी आदिवासी, दलित और राजवंशी भाई, मतुआ भाई, नमोशूद्र भाई, सभी अपने हैं। ये अभी अपने परिवार जैसे जुड़ गए हैं। कोई फेसबुक कमेंट को लेकर आप कोई वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे, उसके बारे में सही से मतलब पता नहीं चला है। आप थोड़ा बताइए खुल के कि क्या मुद्दा है उसमें, जो एक फेसबुक कमेंट को लेकर राजवंशी समुदाय को लेकर कुछ बोले थे आप। क्या है, देखिए अभी हमारा नॉर्मली जो व्यवस्था करंदगी में, सभी हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि सभी परेशान है इस व्यक्ति से। जो अंडर डेवलपमेंट से सभी परेशान है। तो अभी तृणमूल कांग्रेस सोच रहा है चलो जो भी हिंदू भी वोट नहीं देगा, मुसलमान भी वोट नहीं देगा, चलो तो चेष्टा करते हैं जो हमारा हिंदुओं को डिवाइड करे जाति के आधार पे। तो ये क्या कर दिए, कोई एक व्यक्ति को लगा के जो तृणमूल पर पहले से तृणमूल का कैडर है, जैसे मैं आपने बता रहा था ना, पहले से ही तृणमूल का कैडर को एक फेसबुक गंदा कमेंट माता पिता के नाम, कोई एक, देखिए क्या है, मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। कोई भी जात पात हो, जो मेरा हमारा जो माँ बेटी और बहन बेटियों के नाम पे कोई भी अपशब्द बोलेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगा, वो किसी का भी हो, कोई भी समाज का हो। और मैं उसी का ही प्रतिवाद किया।
उस आदमी का मैं घर तक पहुंच गया, क्योंकि पुलिस तो ये तो मैं बताया, ये जो आईसी है ये तो एक आई डोंट नो, ही इज अ इनएलिजिबल टू बिकम एन आईसी। फिटनेस तो फिटनेस के मामले में भी वो जीरो है, जैसे वो फिटनेस के मामले में भी वो जीरो है। आप उसका मुझे पता नहीं वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं। वो अनफिट, उनको इमीडिएट अनफिट डिक्लेयर कर देना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से, और इसको इमीडिएटली उसको एक्सरसाइज में उनको लगा देना चाहिए। नहीं तो देखिए, विदाउट अ फिट बॉडी अ फिट माइंड कैन नॉट वर्क। तो उनके साथ ये लागू होता है, और जिसके कारण वो इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते। और गौतम पाल के बहुत ही मतलब निजी परिवार जैसे ही हैं वो काम कर रहे हैं, आईसी एग्जैक्टली। तो मैं उनको यही कहना था, जो भाई मैं कंप्लेन जब हम लोग किए हैं, आप इमीडिएटली उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करके सच लेके आओ समाज के सामने, क्या है, कौन है ये गोपाल विश्वास। तो बाद में तो अब वो जब फेलियर हुए तो चलिए, मैं एज अधिवक्ता के नाते मैं स्वयं पहुंच गया उनको दिखा देने के लिए, जो भाई ये यहीं पर उनका घर है, आप काइंडली उसको अरेस्ट करो। तो वही करने में गया था। और हाँ, एक बात ज़रूर है, अशिक्षित नहीं हूँ, मुझे पता है कलम, देखिए गोली बंदूक तो मैं चलाने नहीं आता है, मैं सीखा नहीं हूँ, शिक्षा उस तरीके से नहीं मिला है, बट कलम चलाने जरूर आता है, कलम से ही। और एक इंग्लिश में कहावत है ना, अ पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो ज़्यादा नहीं बोलना है, इतना ही एक छोटा सा कोटेशन से इस विषय को। आप थोड़ा बताइए कि आप अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने विधानसभा में सबसे पहले कौन कौन से बड़े बड़े काम करेंगे? मैं 4 विषय आपको बता दिया हूँ, वही 4 कीजिएगा? वही 4 विषय को ही काम करे, वो ठीक हो जाएगा तो बस सब ठीक हो जाएगा। महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर में तो आता है। हाँ। तो आपको हमसे बात करके कैसा लगा? अरे तुम मेरे छोटे भाई हो, अच्छा लगा मुझे। अच्छा है कि तुम लोग, हम युवाओं देखते तो मुझे अच्छा लगता है, जो कुछ युवा कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, यही चाहिए अभी विधानसभा के अंदर। अच्छे व्यक्ति आना चाहिए, है ना, विशेष करके युवा। ये संजू छोटा भाई मेरा, इसको बोलूँगा बहुत आगे बढ़ो, अच्छा समाज का विषय उठाओ, और मैं चाहता हूँ प्रत्येक युवाओं को संजू जैसा क्रिएटिविटी लेके आओ। विराज, आई एम देयर फॉर यू। धन्यवाद।